हेलो डियर, जितने भी आप सभी बिहार स्टाफ नर्स के तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग के लिए यह चैनल काफ़ी बेहतर है। आज का वीडियो अपना चौथा नंबर का एमसीक्यू होने वाला है और मैं टॉप ग्रेड का दिन प्रतिदिन आपको क्वेश्चन का लेवल ऊपर ही देखने को मिलेगा। एक बेस्ट चैनल है। सुबह आपको 7 बजे थ्योरी कॉन्सेप्ट का वीडियो मिलता है, शाम में 6 बजे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए वीडियो मिलता है, जो सभी टाइप्स के क्वेश्चन मिक्स होंगे। आपके पास समय मात्र जो है 2 से 2.5 महीना है, तो एक एक सब्जेक्ट को तैयारी कर पाना मुश्किल है, इसलिए मिक्स तैयारी करें, बेहतर पहला रहेगा। प्रश्न है, कहता है टीकाकरण सेवाओं मतलब इम्यूनाइजेशन सर्विस में का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मतलब टीकाकरण सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्यों टीकाकरण सेवा होता है। कम्युनिकेबल डिजीज की रोकथाम करना, बिल्कुल सही है, ये बात सही है। सभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की रोकथाम करना, तो माय डियर ये जो है ये भी सही है। वैक्सीन प्रिवेंटर डिजीज की रोकथाम करना, समझ गए। वैक्सीन कहता है मुख्य उद्देश्य, मुख्य पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज की रोकथाम करना, ये भी सही है, समझ गए। ये तो आपका हो जाएगा क्या चीज़, गलत, समझ गए। कहता है वैक्सीन प्रिवेंटिव डिजीज की रोकथाम करना सबसे मुख्य पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन में यही थोड़ा लॉजिक लगाएगा। अगर ऑल ऑफ एबोव अगर नहीं दिया है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि कोई ना कोई एक आंसर होगा, क्योंकि यह भी सही है, समझ गए ना। क्योंकि टीकाकरण जो होता है आपके जो भी संचारी रोग है उसको भी रोकता है, तो ये भी बात सही है, ठीक है ना। तो वैक्सीन प्रिवेंटिव डिजीज मतलब जो वैक्सीन से रोकथाम होने वाला रोग है उसके लिए टीकाकरण सेवा का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। व्यक्ति को पूरी तरह से डिजीज फ्री करना एक गलत चीज़ है। किसी भी टीकाकरण जो है ये नहीं करता है कि वह रोग से बिल्कुल फ्री कर देता है, ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन सी जो है राइट है, ठीक है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने है, देख लीजिए। दूसरे नंबर का प्रश्न का यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा हेल्थ डे 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, पहले से पता है। तीसरा प्रश्न है आपके सामने जो आ रहा है, बहुत खास प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कार्य या विकास ईयर 1982 में हुआ था। तो बताना है कि कौन सा काम जो है या कौन सा विकास जो है 1982 में हुआ था। तो माय डियर सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, ठीक है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ का गठन, बोहर कमेटी का गठन, बालवाड़ी न्यूट्रिशन कार्यक्रम, बालवाड़ी न्यूट्रिशन कार्यक्रम की शुरुआत, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा। तो माय डियर अभी जो न्यू स्वास्थ्य नीति चल रहा है वो 2017 चल रहा है, लेकिन 1982 में जो घोषित हुआ यह स्वास्थ्य नीति जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया स्वास्थ्य नीति था, उस समय घोषणा किया गया 1982 में, ठीक है। चौथा कहता है निम्न में से कंट्रासेप्शन का परमानेंट साधन इनमें से कौन सा है। तो माय डी आपको पता है कि स्काल्प जो वैस्केटोमी होता है जिसमें पुरुषों में भास डिफरेंस को काट दिया जाता है, तो वह जो है आपके परमानेंट मेथड ए होगा, समझ गए। पांचवा प्रश्न है, कहता है निम्न संक्रामक बीमारियों में डैश के बारे में ट्रू सेंटेंस नहीं है, समझ गए, ट्रू सेंटेंस नहीं। अब देखिए इस प्रकार के कौन है कौन नहीं है हम क्यों ला रहे हैं, क्योंकि मान गए अगर पूछ रहा है कि इनमें से कौन संक्रामक बीमारियों के बारे में सही कथन नहीं है, तो कहीं ना कहीं 3 कथन सही होगा, एक कथन होगा जो आपका गलत होगा। तो 3 कथन जो सही होगा वह कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में सही होगा, तो वह 3 तो आपको समझ में आएगा ना कि हाँ कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में क्या क्या चीज़ें हो सकता है, तो वो 3 चीज़ें तो आप समझेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ होता है। ये डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है, बिल्कुल। जो कम्युनिकेबल जो संक्रामक जो संचारित रोग होता है वो एक पर्सन से दूसरे में फैलता है, तो ये बातें सही है। लेकिन हमसे पूछ रहा है नहीं कथन ट्रू सेंटेंस कौन नहीं है ये बताना है, तो ये तो हो गया ट्रू। कहता है रोग का पृथकीकरण इन डिजीज की रोकथाम का एक इम्पोर्टेंट उपाय है, बिल्कुल। पेशेंट को आइसोलेशन करना, चूंकि कोविड के समय देखते होइएगा आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता था, समझ गए, पेशेंट को, तो यह भी एक उपाय सही है, समझ गए। कैंसर, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप आदि इन डिजीज के कुछ समान एग्जाम्पल है, सी नंबर गलत है। कहता है कि कम्युनिकेबल डिजीज जो फैलने वाला होता है एक से दूसरे में, लेकिन कैंसर, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप ये सब जो है एक से दूसरे रोगी में फैलता है, नहीं फैलता है, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा, समझ गए। और कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आता है, समझ गए। बाकी जो डी वाला है, कहता है क्षय रोग, डिप्थीरिया, कोलेरा, हैजा इन डिजीज के कुछ समान है, बिल्कुल। यह जो है आपका एग्जाम्पल है, आपके संचारी रोग का यह एग्जाम्पल है, सही है, क्योंकि यह फैलता है एक से दूसरे में, तो ये भी सही है। 3 नंबर आपका गलत है जो कि आपके सामने है, ठीक है।
छठा प्रश्न है, कहता है निम्न में से वैक्सीन प्रिवेंटिव डिजीज कौन सा है। कहता है वैक्सीन प्रिवेंटिव डिजीज कौन सा है, मतलब कौन से रोग है इनमें से जिसको हम वैक्सीन से रोक सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के लिए बिल्कुल सही है, डिप्थीरिया भी सही है, रोटा वायरस, डायरिया ये भी सही है, ऑल ऑफ द एबोव, यानी इनमें से सभी तीनों रोग है जिसको हम वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। ठीक है। सातवां प्रश्न है, कहता है निम्न में से वैक्सीन प्रिवेंटिव डिजीज नहीं है। तो कहता है कौन नहीं है, मतलब 3 ऐसा होगा जो वैक्सीन से प्रिवेंट होगा, एक होगा जो नहीं होगा। तो मीजल्स, हेपेटाइटिस बी, हाइपरटेंशन, टिटनस। तो आप लोग समझिए कि मीजल्स का भी टीका आता है, एमएमआर पता है आप लोग को, मम्प्स, मीजल्स, रूबेला। हेपेटाइटिस बी के लिए भी आता है, हेपेटाइटिस बी के लिए टीका आता है। ठीक है। हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप को कहते हैं और यह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इसके लिए कोई टीका नहीं होता है, समझ गए। जबकि टिटनेस के लिए आपको पता है डीपीटी का टीका दिया जाता है, समझ गए। तो ये जो है आपके हो गए ए और ए हो गए आपके प्रिवेंटिव, और हाइपरटेंशन हो गया नहीं प्रिवेंटिव वैक्सीन से, समझ गए। आगे चलिए, इस प्रकार से समझिएगा तो प्रश्न आपके बनेंगे, नहीं समझिएगा प्रश्न नहीं बनेंगे। कहता है निम्न में से कौन सा हेल्थ रिलेटेड डेवलपमेंट थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान हुआ था। तो यहाँ पे समझिएगा तो माय डियर, यहाँ पे 8वां नंबर का जो प्रश्न है आपके सामने, कहता है कि निम्न में से कौन सा हेल्थ रिलेटेड डेवलपमेंट थर्ड ईयर 5 ईयर थर्ड मतलब तीसरे नंबर के प्लानिंग जो था, 5 ईयर प्लान योजना था, उसमें जो है हुआ, कौन सा विकास हुआ। ठीक है ना, हेल्थ से रिलेटेड कौन सा विकास जो है थर्ड नंबर के जो है 5 ईयर प्लान में हुआ, पंचवर्षीय योजना में हुआ। ठीक है। तो माय डियर, ऑप्शन नंबर ए है, मुलादियर कमेटी द्वारा अपनी प्रस्तुत की गई जो रिपोर्ट था वह आपके थर्ड नंबर के यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना में मुलादियर कमेटी के द्वारा जो है अपनी प्रस्तुत रखी गई रिपोर्ट, और उसमें जो भी उन्होंने हेल्थ के लिए लिखा वह एक प्रकार से विकास था जो कि थर्ड ईयर 5 ईयर प्लान में आया। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि थर्ड 5 ईयर प्लान के में कौन से कमेटी का जो है अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, तो मुलादियर कमेटी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ओके, आगे चलिए। 9वां नंबर का प्रश्न है, कहता है माय डियर कि निम्न में से कौन सी हेल्थ कमेटी मतलब स्वास्थ्य समिति जो है अन्य नाम हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है, तो माय डियर पहले भी करा चुका हूँ कि कौन से हेल्थ कमेटी को जो है अन्य नाम हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी है, समझ गए। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, एक है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, तो वो डेवलपमेंट कमेटी नहीं है, प्लानिंग कमेटी है, समझ गए। एक पूछेगा किस कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी कहते हैं, वो अलग है। और एक पूछता है यहाँ पे कि हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी जो है मुलादियर कमेटी के अंतर्गत है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे है माय डियर, कहता है कि ग्रामीण स्वास्थ्य योजना यानी रूरल हेल्थ स्कीम। देखिए, एक होता है रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो 2005 में आया था। ठीक है, एक आपका है यहाँ पे रूरल हेल्थ स्कीम यानी ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, यह स्टार्ट हुआ 1977 में, इसको ध्यान में रखिएगा, समझ गए। आगे है मेरी यार यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हेल्थ रिलेटेड डेवलपमेंट फोर्थ नंबर के 5 ईयर के प्लान में हुआ था। तो तृतीय नंबर के 5 प्लान में क्या हुआ, 5 ईयर प्लान में मुलादियर कमेटी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था स्वास्थ्य के, समझ गए। अब यहाँ पे फोर्थ नंबर वाला पूछ रहा है, तो फोर्थ नंबर वाला जो हुआ वह आपका एमटीपी जो एक्ट आता है वह फोर्थ ईयर प्लान में जो है आपके जो है इंक्लूड किया गया, लागू हुआ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि एमटीपी एक्ट किस वर्ष जो है लॉन्च किया गया, और उसी दौरान जो है आपके फोर्थ ईयर प्लान भी चल रहा था, समझ गए। तो जरूर बताइए। 12 नंबर का प्रश्न है, ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाली किडनी का क्या कार्य है। तो माय डियर, आपको जानना है कि किडनी क्या करता है। यह शरीर में यूरिन का निर्माण करती है, बिल्कुल सही है। यह यूरिन के अस्थायी संग्राहक की भौतिक कार्य करती है। तो माय डियर जो है यह क्या करती है, अस्थायी जो है, यह अस्थायी या कुछ भी यह जो है संग्राहक मतलब कलेक्शन का काम नहीं करता है, ये निर्माण करता है। ठीक है, यह यूरिन को शरीर से बाहर की ओर त्यागने का कार्य करती है। तो माय डियर बिल्कुल नहीं। ठीक है, यह प्रोटीन के पाचन में सहायता होता है। तो माय डियर जो है ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यह शरीर में यूरिन का निर्माण करती है, बिल्कुल सही है। ठीक है,
तो इसको ध्यान में रखना है। आगे है 13 नंबर, कहता है कि निम्न में से ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाला यूरिनरी ब्लैडर में के बारे में क्या सही है। यह शरीर में यूरिन का निर्माण करती है, गलत। यह यूरिन के अस्थायी संग्राहक का काम करती है, तो बिल्कुल यह जो है संग्राहक मतलब यह जो है जमा करने का काम करता है मूत्राशय, समझ गए। यह यूरिन को शरीर से बाहर निकालता है, नहीं। त्यागने का काम कौन करता है, ये नहीं होता, ठीक है। यह प्रोटीन पाचन करता है, नहीं, ये भी गलत है, समझ गए। ये हो गया। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से मानव शरीर में पाए जाने वाले मूत्र मार्ग यूरेथ्रा का क्या कार्य है। तो यूरेथ्रा का कार्य है कि शरीर से बाहर मूत्र को क्या करता है, ये त्यागने का काम करता है। तो आप समझ गए ना कि त्यागने का काम किसका है, बनाने का काम किसका है, जमा करने का काम किसका है, समझ गए ना। आगे चलिए, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ह्यूमन ब्लड मतलब रक्त का पीएच मान का प्रकृति कैसा होता है। तो माय डियर, ब्लड का जो पीएच मान 7.4 जो मानते हैं हम लोग, यह क्या हो जाएगा, 7 से ज़्यादा क्षारीय, 7 से कम अम्लीय और 7 उदासीन होता है, तो हल्का क्षारीय होगा। 16 है, मानव के हृदय में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं। तो माय डियर, मानव के हृदय में जो है क्या पाए जाते हैं, 2 आर्टरियम और 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। आपको पता है जो होता है हृदय क्या होता है, जैसे मान गए ये हमारा हृदय है, ठीक है। तो इसमें जो है इस प्रकार से चेम्बर होता है, ठीक है। इधर आर्टरियम ऊपर वाला, नीचे वाला वेंट्रिकल, ए हो जाता है राइट, ए हो जाता है लेफ्ट, ए हो जाएगा राइट, ए हो जाएगा लेफ्ट। तो एक वेंट्रिकल, 2 वेंट्रिकल नीचे, आर्टरियम ऊपर, तो 4 हो गया, समझ गए। तो दो दोनों हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे है 17 नंबर का प्रश्न है, ओरल कैविटी में पाए जाने वाली लार ग्रंथियों की संख्या होती है। मतलब ओरल कैविटी में लार ग्रंथि सलेवरी ग्लैंड की संख्या कितनी होती है। तो माय डियर 3 जोड़ी होती है, ठीक है। लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 3 जोड़ी, यानी संख्या में 6 होता है, ठीक है। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाली स्किन का काम क्या है, मतलब त्वचा का काम क्या है। तो यह यूरिन फॉर्मेशन में हेल्पफुल है, गलत। यह यूरिन का निर्माण नहीं करती है। यह अंग मानव शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त की सप्लाई करती है, यह भी गलत। इसमें इंसुलिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, गलत, ठीक है। उसके बाद है, यह शरीर के बाह्य वातावरण से सुरक्षा करने से संबंधित है, बिल्कुल सही है। यह पसीना को, इलेक्ट्रोलाइट को भी जो है रिसाव करता है। यह शरीर से वातावरण को जो है सुरक्षा देता है, शरीर को वातावरण से, ठीक है ना। तो ये सही है, समझ गए। आगे चलते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है माय डियर, कहता है ह्यूमन बॉडी में ट्राइक स्पीड वाल्व कहाँ पाया जाता है। माय डियर, ह्यूमन बॉडी में जो ट्राइक स्पीड वाल्व होता है कहाँ पाया जाता है। तो आपको पता है पाया तो जाता है हार्ट में, लेकिन हार्ट में कहाँ पाया जाता है। तो यह हार्ट में जो है आपके पाए जाने वाले दाएं आलिंद, राइट एट्रियम एवं दाएं नीले वेंट्रिकल के बीच में होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि यह कहाँ होगा। तो जैसे ये हार्ट है, ठीक है, इसमें चेम्बर होता है, समझ गए। ए हो गया इधर का आर्टरियम, ए हो गया नीचे का वेंट्रिकल। ए होता है राइट साइड, ए होता है आपका लेफ्ट साइड, ए भी राइट साइड, ए भी लेफ्ट साइड। तो क्या कह रहा है, राइट एट्रियम एवं राइट जो है वेंट्रिकल के बीच में, यानी ए राइट एंट्रियम और राइट वेंट्रिकल मतलब ए वाला, और इसके बीच में ये जो ट्राइक स्पीड होता है यहीं पे होता है, ठीक है। तो यही आपको समझना है, ठीक है। आगे है 21 नंबर का प्रश्न है, ह्यूमन बॉडी में मिट्रल वाल्व या बाइक स्पीड वाल्व कहाँ पे होता है। माय डियर, दोनों वाल्व आपको समझना है। एगो तो समझ गए कि ट्राई स्पीड इस साइड होगा, तो मिट्रल वाल्व और बाइक स्पीड वाल्व कहाँ पे होता है, तो ये भी समझ लीजिए। तो माय डियर, यह जो है हार्ट में लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, मीन्स इस साइड होगा, ठीक है। ट्राइक स्पीड इस साइड और आपका जो अभी ऊपर देखे बाइक स्पीड वह इस साइड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर है, कहता है ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली निम्न ग्लैंड्स में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। मतलब एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होगा, बाकी क्या होगा आपका, बाकी अंतःस्रावी ग्रंथि होगा। थायराइड ग्लैंड, पीयूष ग्लैंड, पैरोटाइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड। माय डियर, पैरोटिड ग्लैंड जो होता है यह आपका अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बाकी एड्रिनल भी अंत है, पीयूष भी अंत है, थायराइड भी अंत है, ठीक है। तो ये समझ गए। चलिए 23 नंबर है, ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाली ग्रंथियों में से लार ग्रंथि सलेवरी ग्लैंड कौन है। तो आपको पता है पैरोटिड ग्लैंड सलेवरी ग्लैंड है जो सलाइवा का निर्माण करता है। 24 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से 74वें संशोधन की विशेषता में क्या शामिल है।
जो 74वें अमेंडमेंट का मतलब है 74वें संशोधन। 74वें संशोधन का मतलब होता है माय डियर कि इस अमेंडमेंट के द्वारा नगरीय प्रशासन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को संवैधानिक मान्यता दी गई। मतलब जो 74 नंबर का संविधान में जो संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, उसमें जो शहरीय जो प्रशासन है नगरीय, उसको संवैधानिक यानी संविधान में मान्यता दिया गया। ठीक है। 25 है, निम्न में से प्राथमिक समूह के बारे में क्या कथन सही नहीं है। तो आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, 3 होगा जो सही होगा, 1 ही होगा जो सही नहीं होगा, क्योंकि नहीं वाला ही ना पूछ रहा है तो कोई एक ही आंसर होगा ना। तो यही चीज़ है, कौन सही नहीं है। चलिए देखते हैं। तो इस प्राइमरी ग्रुप यानी प्राथमिक समूह के बारे में क्या कथन सही नहीं है। इसमें इनफॉर्मल ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है। इसे संबंध अव्यक्ति प्रकार के होते हैं। प्राइमरी ग्रुप में जो संबंध होता है वह व्यक्तित्व प्रकार का होता है। समझ गए। तो ए वाला गलत है। समझ गए। यहाँ पे अव्यक्तित्व प्रकार जो दिया है ये गलत है। यहाँ पे व्यक्तिगत एक दूसरे से लगाव होता है, लॉन्गेस्ट टर्म के रिलेशन पाए जाते हैं लंबे समय तक, इसे इनफॉर्मल ग्रुप भी कहते हैं। तो ये सब सही है, लेकिन इसमें मेंबर के मध्य घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, लेकिन डी वाला जो है गलत है। ठीक है। इसमें अव्यक्ति संबंध जो है नहीं पाए जाते हैं। 26 है, निम्न में से द्वितीयक समूह के बारे में क्या सही है। तो यहाँ पे पूछ रहा है बाकी यहाँ पे क्या सही है। तो 3 होगा जो गलत होगा, 1 होगा जो सही होगा। तो कहता है कि द्वितीयक यानी सेकेंडरी ग्रुप के बारे में क्या कथन सत्य है। तो जो फर्स्ट वाला गलत हुआ था वही यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला का उल्टा होता है सेकेंड ग्रुप वाला। समझ गए। तो इनफॉर्मल ग्रुप जब प्राइमरी है तो सेकेंडरी होगा नहीं। अब ये प्राइमरी में घनिष्ठता होता है एक दूसरे के मेंबर के बीच में, लेकिन सेकेंडरी में ऐसा नहीं होता है। समझ गए। इस सेकेंडरी ग्रुप में जो भी रिश्ता बनता है, रिलेशन, वह कम समय के लिए रहता है। समझ गए। इसमें जो होता है अव्यक्ति प्रकार के रिलेशन होते हैं, व्यक्तिगत नहीं होते हैं। समझ गए। 27 नंबर का है, निम्न में से सब सेंटर के बारे में सत्य कथन क्या है, यानी उप केंद्र के बारे में कथन क्या सही है। माय डियर, उप केंद्र आप लोग को पता है क्या कथन सही है। तो 3 होगा जो आपके क्या होंगे, गलत होंगे, 1 ही होगा जो सही होगा। सब सेंटर ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पे कहता है से जो है ऑप्शन ए एवं सेंटेंस बी दोनों कथन सही है। मतलब यह रूरल एरिया में हेल्थ सर्विस के क्रियान्वयन से संबंधित है, मतलब यह गांव के क्षेत्र में है, बिल्कुल सही है। सब सेंटर उप केंद्र गांव के ही एरिया में होते हैं, वहां पे ही हेल्थ सर्विस देता है, बिल्कुल सही है। यहाँ हेल्थ सर्विस का क्रियान्वयन मुख्य रूप से एएनएम एवं मेल हेल्थ वर्कर द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, मुख्य रूप से सब सेंटर पर 2 ही जो है आपके कार्यकर्ता होता है, एक एएनएम और एक आपका मेल हेल्थ वर्कर होता है। समझ गए। तो ये आपका 1 और दोनों सही है। समझ गए। बाकी यहाँ स्पेशलाइज हेल्थ सर्विस प्रदान नहीं किया जाता है, एक गलत हो जाएगा। यहाँ पे कोई फिजिशियन, कोई सर्जन नहीं होता है। समझ गए। यहाँ पे आपको प्राथमिक प्रकार के उपचार दिया जाता है। समझ गए। तो ये आपका सी गलत है, बाकी 2 ऊपर का सही है, जिसको बता दिए। ठीक है। 28 नंबर का है, निम्न में से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बारे में क्या कथन सही है। तो कम्युनिटी हेल्थ के बारे में क्या सही है। तो यहाँ स्पेशलाइज हेल्थ सर्विस प्रदान की जाती है तथा फिजिशियन एवं सर्जन भी मौजूद होते हैं। तो जो सब सेंटर पर गलत था वह यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है यहाँ पे 25-30 बेड का अस्पताल भी रहता है। समझ गए। यहाँ पे सर्जरी भी होता है, यहाँ पे फिजिशियन भी रहते हैं। समझ गए। तो यहाँ पे स्पेशलाइज हेल्थ सर्विस प्रदान किया जाता है फिजिशियन सर्जन के साथ। 29 नंबर है, रूबेला खसरा, समझ गए ना, एमआर वैक्सीन किस मार्ग से लगाया जाता है। तो मीजल्स रूबेला किस मार्ग से लगाते हैं, सबक्यूटेनियस मार्ग से लगाते हैं। एक क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। समझ गए। क्योंकि किस मार्ग से लगाते हैं इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबक्यूटेनियस मार्ग से मीजल्स रूबेला लगेगा। गर्भवती माताओं को दी जाने वाली टीटी का टीका जो है किस मार्ग से लगाया जाता है। तो आपको पहले से पता है, इंट्रामस्कुलर से लगाते हैं टीटी का टीका। समझ गए ना। 31 है, कहता है वैक्सीन बॉडी में क्या काम करता है, मतलब जो टीका होता है बॉडी में क्या काम करता है। तो यह डिजीज को बचाती है। ठीक है। यह शरीर को रोग से बचाता है, रोकथाम करता है। समझ गए ना। आगे है 32 नंबर, कहता है कि निम्न में से जीवित एंटी एटेन्यूड वैक्सीन के बारे में क्या सही वाक्य है। कहता है निम्न में से लाइव एटेन्यूएड वैक्सीन के बारे में क्या सही है। तो यह वैक्सीन जीवित जीवाणु या विषाणुओं से तैयार किया जाता है। यह वैक्सीन मृत सूक्ष्म जीवों से तैयार किया जाता है। ये वैक्सीन सूक्ष्म जीवों से विषैले पदार्थ को विषहीन कर बनाई जाती है। ये वैक्सीन 1 से अधिक डिजीज से सुरक्षा प्रदान करती है।
तो ऑप्शन यही सही है। लाइव एटेन्यूएट का मतलब ही होता है कि यह जीवित जो है जीवाणु विषाणुओं से तैयार किया जाता है। समझ गए ना। 33 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से मृत एटेन्यूएट वैक्सीन के बारे में क्या सही है। अब वहाँ पे एलाइव था, यहाँ पे डेड वाला है, ठीक है ना, यहाँ पे किलेड वाला है। तो ये वैक्सीन जो है आपके मृत जो है सूक्ष्म जीवों से तैयार किया जाता है। समझ गए। तो मृत है तो मृत सूक्ष्म जीवों से तैयार किया जाएगा। 34 है, जीवित एटेन्यूएट वैक्सीन द्वारा उत्पन्न इम्यूनिटी मृत वैक्सीनों द्वारा उत्पन्न इम्यूनिटी की तुलना में क्या होता है। कहता है कि जो लाइव टीका होता है और जो एक एलाइव टीका होता है, एक किलेड टीका होता है, तो इन दोनों में सबसे इम्यूनिटी किसका बेहतर होगा। तो अधिक ड्यूरेशन की होती है। कहता है माय डियर कि जीवित एटेन्यूएट वैक्सीन द्वारा उत्पन्न इम्यूनिटी मृत वैक्सीन द्वारा उत्पन्न इम्यूनिटी की तुलना में अधिक ड्यूरेशन की होगा। मतलब जो जीवित वाला है, जो एलाइव मतलब जीवित टीका है, जो जीवित जीवाणुओं से तैयार किया जाता है, उसका समय जो है ज़्यादा दिन तक टिकता है बॉडी में। समझ गए। और वह ज़्यादा दिन तक रोग से सुरक्षा देता है तुलनात्मक रूप से किलेड के। ठीक है। 35 है, कहता है निम्न में से 5 वर्ष के छोटे बच्चों में मृत्यु का प्रमुख कारण क्या होता है। तो 5 वर्ष से छोटे बच्चे में मृत्यु का प्रमुख कारण निमोनिया होता है। समझ गए। प्रमुख कारण निमोनिया होता है। 36 नंबर है, विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ आयरन के अवशोषण को क्या करता है, बढ़ा देता है। माय डियर, कहता है विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ लेने से आयरन के अवजर्सन को बढ़ा देता है। समझ गए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। 37 नंबर है, कहता है निम्न में से पोस्ट नेटल पीरियड की जटिलता नहीं है। तो पोस्ट नेटल का मतलब समझ रहे हैं कि जन्म के बाद की जटिलता इनमें से कौन सा नहीं है। तो एंटीपार्टुम हेमरेज, एंटीपार्टुम हेमरेज का मतलब होता है कि प्रसव से पहले का रक्तस्राव। ठीक है ना। 38 का मतलब है सूतिका अवस्था के दौरान इन्वर्टेड निपल्स का प्रबंध है। इन्वर्टेड निपल्स का प्रबंध का मतलब होता है कि निपल्स बाहर की ओर ना आता है, तो उसी को इन्वर्टेड निपल्स कहते हैं। चूँकि निपल्स का बाहर आना ज़रूरी है, तभी तो बच्चा जो है स्तनपान कर पाएगा ना। तो बहुत महिलाओं को देखते होइएगा कि उसका स्तन से जो है निपल्स बाहर आता ही नहीं है, तो वो इन्वर्टेड निपल्स होता है। तो सूतिका अवस्था में इसका प्रबंध कैसे करते हैं, अंगुलियों के द्वारा निपल्स को बाहर की ओर खींचते हैं, जिसका नहीं निकला रहता है। ब्रेस्ट का मालिश करना, डिस्पोजल सिरिंज के सक्शन एक्शन द्वारा निपल्स को बाहर की ओर खींचना, उपरोक्त सभी प्रक्रिया किया जा सकता है निपल्स को बाहर करने के लिए। ठीक है। तो आगे है, सूतिका अवस्था के दौरान प्रत्यावर्तन को कम करने का क्लिनिकल लक्षण क्या है। तो कहता है उपरोक्त सभी, लोकिया के अधिक मात्रा में सिक्रेशन। ठीक है। गर्भधारण के कुछ उत्पादों का गर्भाशय में ही रह जाने के कारण ऐंठन युक्त दर्द का मौजूद होना, यूटेराइन हाइट का सूतिका अवस्था की अवधि की तुलना में अधिक होना, उपरोक्त सभी। तो माय डियर, सूतिका अवस्था के दौरान प्रत्यावर्तन के कम करने का क्लिनिकल लक्षण जो है आपके सभी है। ठीक है ना। आगे है 40 है, कहता है माय डियर यहाँ पे कि समान प्रसव की स्थिति में नवजात को ब्रेस्ट फीडिंग प्रसव के कितने समय बाद जो है प्रारंभ कर देनी चाहिए। समान प्रसव की स्थिति में एक बच्चा जन्म लेता है, तो कितने देर के बाद जो है उसे स्तनपान जो है कराना चाहिए प्रसव के। तो आधे से 1 घंटा के अंदर जो है बच्चे को स्तनपान करा देना चाहिए। ठीक है। 41 है, निम्न में से मल्टीपल प्रेगनेंसी की जटिलता क्या है। मतलब कोई अगर जुड़वा बच्चा पैदा करता है तो उसका क्या जटिलता होता है। प्रसव की अवधि बढ़ जाएगा, समय से पहले प्रसव शुरू हो सकता है, एपीएच और पीपीएच हो सकता है, मतलब गर्भ से पहले रक्तस्राव, गर्भ के बाद रक्तस्राव जो है हो सकता है। यानी इनमें से सभी जो है इसका कॉम्प्लिकेशन होगा। 42 नंबर का है यहाँ पे प्रश्न, प्राइमरी पोस्ट पार्टुम हेमरेज, मतलब प्राथमिक जो आपके जन्म के प्रसव के बाद जो हेमरेज रक्तस्राव होता है उसके बारे में क्या कथन सही है। चाइल्ड बर्थ के बाद प्रथम 24 घंटे के दौरान एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना, यानी असमान रक्तस्राव होना। ठीक है। तो और उसके बाद है चाइल्ड बर्थ के 24 घंटे के बाद से लेकर सूतिका अवस्था की समाप्ति तक की अवधि के दौरान होने वाले एबनॉर्मल ब्लीडिंग। तो आपको पता है कि प्राइमरी पोस्टपार्टम जो है
जन्म के 24 घंटे के अंदर तक जो समय होता है वो प्राइमरी पोस्टपार्टम होता है, ठीक है। लेकिन जैसे और रही बात सूतिका अवस्था की, तो वह 4 से 6 सप्ताह हो जाता है आपका। बच्चा जन्म जैसे आज लिया तो आज से लेकर 4 से 6 सप्ताह तक जो समय होगा वह आपका होता है सूतिका अवस्था का। तो ये तो प्राइमरी होगा नहीं, प्राइमरी 24 घंटा का ही समय होता है प्रसर्व से। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है पहला ही सही होगा। 24 घंटे के दौरान एबनॉर्मल ब्लीडिंग होता है, जो कि एक प्राइमरी टाइप का है, कोई ज़्यादा समस्या वाला नहीं होता है। आगे है सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज से आप क्या समझते हैं। तो सेकेंडरी से क्या समझते हैं, तो सेकेंडरी का मतलब अब होता है कि प्रथम 24 घंटे के अंदर अगर जन्म के ब्लीडिंग हो रहा है तो प्राइमरी हो जाएगा, प्राइमरी है पोस्टपार्टम हेमरेज। लेकिन अगर यही 24 घंटे के बाद अगर ब्लीडिंग होता है तो वह सेकेंडरी टाइप में आ जाएगा, सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज में आ जाता है, ठीक है। सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज में आ जाता है और वह 24 घंटे के बाद से लेकर सूतिका अवस्था के समाप्ति तक के अवधि तक अगर ब्लीडिंग होता है तो वह सेकेंडरी पोस्टपार्टम में आता है, ठीक है। निम्न में से पोस्टपार्टम हेमरेज का सबसे प्रमुख कारण क्या है। पोस्टपार्टम हेमरेज का सबसे प्रमुख कारण जो होता है वह गर्भाशय पेशियों की शक्तिहीनता, मतलब जो यूट्रस है उसमें जो मसल्स है उसमें जो शक्ति होता है वह कम हो जाता है, जिसके कारण ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। 45 है, निम्न में से प्री टर्म लेबर के कारणों में क्या सही है। मतलब प्री टर्म का मतलब होता है समय से पहले जो है प्रसव होना, इनके कारणों में क्या सही है। तो गर्भस्थ शिशु में जन्मजात विकृतियां की मौजूदगी, मतलब बच्चा में कोई जन्मजात रोग हो सकता है। बहुगर्भस्थता, मल्टीपल प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा प्रीविया अथवा एबरॉप्सिया प्लेसेंटा की उपस्थिति, उपरोक्त सभी। तो प्री टर्म लेबर का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण होगा, और कारण होगा अगर उपरोक्त सभी है तो सभी ही मारिएगा, क्योंकि उनमें कारण जो होगा सभी समस्या हो सकता है, ठीक है। 46 नंबर का प्रश्न है, सामान्यतः प्लेसेंटा चाइल्ड बर्थ के कितने समय बाद बाहर आ जाती है। मतलब जन्म के कितने देर के बाद जो है प्लेसेंटा बाहर आ जाती है। प्लेसेंटा किस स्टेज में आता है, तृतीय स्टेज में आता है लेबर का, ठीक है। और कितने समय में, तो माय डियर आपको पता होना चाहिए लगभग 10 से 20 मिनट के अंदर आ जाता है। नॉर्मली 30 मिनट के अंदर जो है प्लेसेंटा आपके आ जाते हैं, लेकिन ऑप्शन में 10 से 20 है तो 10 से 20 हमारा आंसर होगा, ठीक है। 47 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे, अवरोधित प्रसर्व से आप क्या समझते हैं। मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर से क्या समझते हैं। अवरोधित मतलब रुका हुआ प्रसर्व, ठीक है। तो जब एडिक्वेंट यूट्रीन कंट्रैक्शन के बावजूद भी फीटस के गर्भ प्रस्तुति अंग में नीचे की ओर कोई प्रगति नहीं होता है। रुका हुआ प्रसर्व का मतलब होता है कि यूटेराइन कंट्रैक्शन हो रहा है फिर भी बच्चा जो है गर्भ प्रस्तुति में नहीं आ रहा है और बच्चा जो है लेबर नहीं हो रहा है, तो वही जो है आपका अवरोधित प्रसव कहलाता है। और इसका होने का बहुतों सारे कारण हो सकते हैं, जिसके कारण जो है बच्चा जन्म नहीं ले पा रहा हो, समझ गए। हो सकता है बच्चा बहुत ज़्यादा जो है आपका विकास कर गया हो, बच्चा बहुत ज़्यादा जो है पोस्ट टर्म में हो, मतलब समय के बहुत बाद हो रहा हो, समझ गए। तो ये बहुतों कारण हो सकता है, समझ गए ना। हो सकता है पेल्विक ब्रीम जो होता है वह आपका असमान हो औरों की तुलना में, तो इससे जो है अवरोध होता है प्रसर्व में, ठीक है। तो अवरोधित का मतलब होता ही है कि रुका हुआ, प्रसर्व में देरी होना, प्रसर्व का रुका होना ही अवरोधित प्रसर्व कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको 47 प्रश्न करवाया, पिलकुल थ्योरी बेस्ड पेपर मैंने आपको करवाया। तो आप लोग को कैसा लगता है इस प्रकार के कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन जरूर बताइए। अगर आप लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।